हेलो क्लास 10 बडीज। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा इंग्लिश का पेपर जो है वो बहुत अच्छा गया होगा और तुम जो पूरा पढ़ के गए होंगे, जो तुमने अच्छे से प्रिपरेशन करी होगी, उस हिसाब से तुम पेपर को उसके ऊपर के लेवल का ही देके आए होंगे। लेकिन अब जो है हमारे पास जो नेक्स्ट 3 to 4 डेज बचते हैं, इन 3 to 4 डेज में हमें जो है साइंस में कमाल करके दिखाना है। जो मचाया है तुमने इंग्लिश के अंदर, उसी तरह से या उससे भी ज्यादा हमें मचाना है किसके अंदर, साइंस के पेपर के अंदर। ठीक है, तो साइंस के पेपर के लिए मैं तुम्हें ये नहीं कहने वाला हूँ आज कि तुम ये क्वेश्चन पढ़ लो या ये क्वेश्चन कर लो या इसमें से आएगा। देखो, ये जो टाइम पीरियड है, जो 4 दिन का गैप तुम्हारे पास बचता है, इस 4 दिन के गैप में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि अक्सर बच्चों के साथ ये देखा गया है कि वो क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस कर लेते हैं, मतलब कंसेप्ट को तो पूरा समझ लेते हैं, लेकिन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो हमें उसी चीज को समझना है और उसी चीज को समझ करके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो हमें देखने हैं। लेकिन वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे तुम्हें? वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, सैंपल पेपर से, और जो भी क्वेश्चन डिजाइन किए हुए हैं उससे। लेकिन उससे सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हारा भगवान है, जो बस हर चीज जगह पे कहता हूँ कि एनसीईआरटी इज गॉड फॉर यू। ठीक है, क्लास 10th में अगर तुम हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, और अगर तुम एनसीईआरटी को हाथ भी नहीं लगा रहे हो, तो सबसे बड़ी गलती तो तुम्हारी वही है। क्योंकि जब तक पहला स्टेप सॉल्व भी करोगे, तब तक दूसरे तीसरे पे पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो आज मैं तुम्हारे लिए क्विक टिप लेके आया हूं, जिसमें तुम्हें एनसीईआरटी चैप्टर्स में से क्या क्या करना है। तो वो चैप्टर की सीरीज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 के साथ। तो जल्दी से देखो, मेरा पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पे से देखो, मैक्सिमम तुमने देखा होगा कि कई सारे यूट्यूबर्स हैं, कई सारे टीचर्स हैं, मैक्सिमम ऑलमोस्ट हर कोई व्यक्ति ये कहता है कि एनसीईआरटी का एक फिक्स्ड पैटर्न है। उस फिक्स्ड पैटर्न और उस फिक्स्ड प्लेस से ही वो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन बना के देते हैं। ठीक है, एक जो बहुत बढ़िया टैगलाइन है मैंने सुनी है कि 80% ऑफ पेपर जो होता है वो 20% ऑफ पार्ट से ही होता है। तो वो फैक्ट भी है। तो हम एनसीईआरटी के वो पॉइंट देखने वाले हैं जहां से डेफिनेटली क्वेश्चन बनते हैं। सो पहला है हमारा चैप्टर नंबर 1, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में से दिमाग में देखो, जो हमारा पहला चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस से देखो क्या आएगा। ये जो पहला पेज है, इस पहले पेज में से तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, बस ये जो एक्टिविटी 1.1 दे रखी है, इस एक्टिविटी 1.1 को अच्छे से सॉल्व कर लेना, मतलब इसको पढ़ लेना। क्योंकि यहाँ पे जो है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बारे में बताया गया है। Mg+O2 चेंज इनटू MgO, और ये बताया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मैग्नीशियम रिबन के ऊपर जो होती है लेयर होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, उसको रिमूव करने के लिए हम कार्बन पेपर से या सैंड पेपर से रब करते हैं। उस चीज को ध्यान रख लेना। ठीक है, इसके बाद अगर तुम नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, ये जो फिगर 1.2 दे रखा है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना। क्योंकि यहाँ पे क्या किया गया है, H2SO4 के अंदर जिंक के ग्रेन्यूल्स डाले हैं। सेम एक्टिविटी तुम्हें चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी देखने को मिलेगी, और चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी ये सारी चीजें हमको आएगी, रिपीट होगी। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो 4 पॉइंट्स लिखे हैं, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर और इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये 4 पॉइंट्स तुम्हें याद रखने हैं। क्योंकि इक्वेशन होगी, कोई भी रिएक्शन होगी, वो कैसे तुम्हें पता पड़ेगी उसका तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद तुम्हें मैग्नीशियम ऑक्साइड की केमिकल रिएक्शन दे रखी है, वो तुमने प्रीवियस एक्टिविटीज के साथ उसको रिलेट करना है। इसके बाद केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन के बीच में डिफरेंस क्या होता है, एक छोटा सा पॉइंट बन जाता है, वो तुम्हें ध्यान रखना है। और बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन तुम्हें अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर बैलेंस कैसे करना है तुम्हें पता होना चाहिए। बैलेंसिंग के ऊपर मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन तो बनता है इस साल, और वो भी किस फॉर्मेट में आएगा, कि वर्ड फॉर्मेट में दिया जाएगा। ठीक है, आपको उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, इक्वेशन में कन्वर्ट करके उस इक्वेशन को बैलेंस करना है। ये तुम्हारे इसमें सिलेबस में आने वाला है। हम आगे चलते हैं। ठीक है, बैलेंसिंग हमने देख लिया। ये जो ब्लू बॉक्स के क्वेश्चन है ना बेटा, जो सबसे पहला ब्लू बॉक्स है, मैं रिकमेंड करूंगा, स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि इसको पढ़ के जाना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही क्वेश्चन बैठेगा, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि यहां से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन पक्का बैठेगा। ठीक है, तो इस ब्लू बॉक्स को पढ़ के जाना। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पे आ जाते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का कंसेप्ट जो है तुम्हें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। किसका? एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस का कॉन्सेप्ट तुम्हें बहुत अच्छे से याद रखना है। अगर तुमने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक को मिस किया, तो तुम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। ठीक है, एक यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये CaO के ऊपर जो है बनता है, CaO+CO2। ठीक है, CaO H2O, COH को होल ट्वाइस बनाता है, CaCO3 की फॉर्मेशन। ये तीनों चीजें तुम्हें याद होनी चाहिए। एक तो CaO याद होना चाहिए, एक COH का होल ट्वाइस याद होना चाहिए, एक CaCO3 याद होना चाहिए।
इन तीनों की रिएक्शन है तुम्हें नीचे ब्लू बॉक्स के अंदर और ये ऊपर इक्वेशन में मिल जाएगी। इस चीज को बिल्कुल भूलना नहीं है, क्योंकि यहाँ से एक बड़े क्वेश्चन बनने के चांसेस बैठते हैं। ठीक है, हाईएस्ट चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसके अलावा एक फोटोसिंथेटिक जो रिएक्शन दे रखी है, फोटोसिंथेटिक रिएक्शन बोलो या फिर यहाँ पे डाइजेशन रिएक्शन बोलो, रेस्पिरेशन प्रोसेस की रिएक्शन बोलो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तुम्हारे लाइफ प्रोसेस में भी काम देगी, मतलब इंटरलिंक्ड है, बहुत कुछ इंटरलिंकिंग है और वो इंटरलिंकिंग को तुम्हें ध्यान रखना है। इसके बाद मैं बात करता हूँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में से ज्यादा चांसेस या तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के होते हैं या फिर फोटो डिकम्पोजिशन के होते हैं। उसमें भी मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पो सॉरी एक थर्मल डिकम्पोजिशन जो यहाँ पे तुम्हें दिया हुआ है, इस थर्मल डिकम्पोजिशन को याद रखना कि ये जो रिएक्शन मैं मार्क कर रहा हूँ, इस रिएक्शन को तुम्हें पढ़ के जाना है। इसके अलावा ठीक है, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, फेरस सल्फेट एंड स्मेलिंग द ऑर्डर, ये ऑर्डर किसकी है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस की है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पे एक चीज मैं तुम्हें और इम्पोर्टेंट बता देता हूँ कि तुम्हारे से तीन गैसेस के बारे में पूछा जाएगा, H2O2 और CO2। ठीक है, इनकी प्रेजेंस का ध्यान रखना। H2O2 CO2, इन तीनों गैसेस के प्रेजेंस का ध्यान रखना। O2 क्या होता है? बर्न्स विद पॉप साउंड, और सॉरी बर्न्स विद ब्लू फ्लेम। ऑक्सीजन जो होती है वो ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होती है। इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है तुम्हें। इसके बाद H2O जो है, H2 जो है वो बर्न्स विद पॉप साउंड आएगा, बर्न्स विद पॉप साउंड। ठीक है, पॉप साउंड के साथ बर्न होगी। इसके साथ CO2 जो है टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ठीक है, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज और ध्यान रखना कि अगर CO2 गैस जो है, CO2 गैस जो है वो ज्यादा एक्सेस में छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है कि जो लाइम वाटर मिल्की होता है वो दोबारा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर उसमें CO2 का एक्सेस अमाउंट दिया जाता है तो। ठीक है, अब ये यहाँ पे एक लाइन में मार्क कर रहा हूँ कि कैल्शियम ऑक्साइड इज आल्सो कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम। इसको ध्यान रखना, मतलब ये जो पैराग्राफ है ना, इस पैराग्राफ को तुम्हें थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद ये एक चीज ध्यान रखो, ब्राउन फ्यूम्स, इस एक्टिविटी के अंदर तुम्हें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलती हुई दिख रही है। ये ब्राउन फ्यूम्स किसके होते हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के होते हैं। इनडायरेक्ट क्वेश्चन है लेकिन एनसीईआरटी इस पे क्वेश्चन पूछती है। ये मैंने तुम्हें मार्क कर दिया कि ये ब्राउन फ्यूम्स जो होते हैं इसके ही होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रोलिटिकल डिकम्पोजिशन जो है H2O का दे रखा है। यहाँ से एक सिंपल सा क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ज्यादा पानी है और एक टेस्ट ट्यूब के अंदर कम पानी है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि H2O जो होता है वो मॉलिक्यूलरली क्या होता है? ठीक है, मतलब अगर मैं उसका एटॉमिक तरीके से देखूं तो दो एटम किसके होते हैं? हाइड्रोजन के, और एक एटम किसका होता है? ऑक्सीजन का। इसकी वजह से क्या होता है कि इसके अंदर जो हाइड्रोजन की क्वांटिटी होती है वो ज्यादा होती है, जो ऑक्सीजन की क्वांटिटी होती है वो कम होती है। ठीक है, तो इसी तरह से जिस गैस जिसके अंदर तुम्हें ज्यादा पानी दिख रहा है तो मतलब उसके अंदर गैस कम है, और गैस कम है तो इसका मतलब वो क्या है? सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन है। ठीक है, अब इसको ये देखो कि कैथोड की तरफ कौन सी गैस आ रही है? हाइड्रोजन आ रही है। एनोड की तरफ कौन सी गैस आ रही है? ऑक्सीजन आ रही है। कैथोड की तरफ ऑक्सीजन मतलब हाइड्रोजन आ रही है क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर होता है प्लस का चार्ज, और प्लस का चार्ज किसकी तरफ जाएगा? नेगेटिव की तरफ। तो जो कैथोड होती है वो कैसी होती है? नेगेटिवली चार्ज होती है, और जो एनोड होती है वो कैसी होती है? पॉजिटिवली चार्ज होती है। तो हाइड्रोजन के ऊपर मतलब ऑक्सीजन क्या है? 2- चार्ज पे है। तुमने क्लास 9 के अंदर पढ़ा होगा ना, वैलेंसी 2- और H+। तो इसलिए वो प्लस की वजह से एनोड पे कैथोड पे जा रही है, और वो माइनस की वजह से किस पे जा रहा है? एनोड के पे जा रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखना। अब यहां से एक तुम्हें क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 2AgCl प्लस 2Ag+Cl2। ठीक है, इस रिएक्शन को याद रखना। और यहाँ पे फोटो डिकम्पोजिशन, सिल्वर क्लोराइड या फिर सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, इस चीज को यूज किया जाता है। ये चाइना डिश का एग्जाम्पल तुम पकड़ सकते हो। इसके अलावा आगे अगर हम आते हैं, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर सबसे बढ़िया चीज मैं बता रहा हूँ कि रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर लो। मैं यहाँ से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से बहुत कम रिकमेंडेशन दूंगा, क्योंकि यही सेम चीजें जो है तुम्हें चैप्टर नंबर 3 के अंदर भी पढ़नी है, जब क्या नाम से जो मेटल की रिएक्शंस है वो होती है। ठीक है, दूसरे ऑक्साइड्स के साथ होती है, दूसरे मेटल्स के साथ होती है, तो उसको तुम्हें ध्यान रखना है। लेकिन ये जो एक्टिविटी है, ये जो आयरन नेल वाली जो एक्टिविटी है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला जाता है, इसको ध्यान रखना है। इसकी रिएक्टिविटी मैं तुम्हें एक शॉर्ट फॉर्म में समझा देता हूँ कि कविता ने कल महंगे आलू जानबूझकर फेंकने पर भी हर्ष कुमार होगा एग्रेसिव
और, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है तुम्हें। ये रिएक्टिविटी सीरीज है। अब यहाँ कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है? ब्लू होता है। कैसा होता है? ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। तो इस कॉपर सल्फेट में जैसे आयरन जाएगा, अब तुम देखो कि कॉपर नीचे है, आयरन ऊपर है, तो रिएक्शन होगी। ठीक है, जो मेटल नीचे है और जो मेटल ऊपर है, मतलब सपोज करो कि मैंने कोई मेटल का सॉल्यूशन लिया, वो मेटल नीचे था और मैंने कोई एक नया मेटल डाला, वो ऊपर है, तो रिएक्शन होगी। अगर इसका उल्टा हो जाए कि मैं आयरन का सॉल्ट ले लूं और कॉपर का मेटल डाल दूं, तो उसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी। इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है। इसके बाद ये जो रिएक्शंस हैं, ये रिएक्शंस तुम्हें याद रखनी है। ठीक है, इसमें से एज सच तुम्हें ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है वो नहीं बनता है। ठीक है, डायरेक्ट वे में नहीं बनेगा। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे आ जाओ। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो तरह की होती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है एक तो, ठीक है। एक हो गई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और एक हो जाती है तुम्हारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब तुम्हें ये देखना है कि यहाँ पे प्रेसिपिटेट कैसा बनेगा। ठीक है। अब इसमें अगर मैं देखूं तो तुमने यहाँ देखा होगा कि यहाँ पे प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, अब कैसी हो रही है देख लो। ये द वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ BSO4। तो यहाँ पे एक भी चीज ध्यान रख लो कि जहां पे भी बेरियम आएगा, वहां पे व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। जहां पे भी बेरियम आएगा, वहां पे व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। और जहां पे भी लीड आएगा, वहां पे येलो प्रेसिपिटेट बनेगा। इस चीज को ध्यान रख लेना। इससे तुम्हें पता पड़ जाएगा कि यहाँ पे कौन सी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बन रही है और उसमें सल्फेट होना जरूरी है। ठीक है। इसी तरह से अगली जो रिएक्शन है वो है लाल बेल रिएक्शन। लाल बेल रिएक्शन बोले तो रेड ऑक्स रिएक्शन। और रेड ऑक्स रिएक्शन से ये मान के चलो कि डेफिनेटली तुम्हारे इक्वेशन आने वाला है। ठीक है, अब वो क्वेश्चन कहाँ से हो सकता है? वो क्वेश्चन ये जो दो रिएक्शन तीन रिएक्शन में मार्क कर रहा हूँ, इसी में से ही एक रिएक्शन का होगा। ठीक है, और इसके अंदर सिर्फ ये नहीं पूछेगा कि रेडॉक्स रिएक्शन हुई है कि नहीं हुई है, रिड्यूस हुआ है कि नहीं हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है कि नहीं हुआ है। क्वेश्चन पता है कहां से पूछेगा कि ये रिएक्शन हो गई, अब इसके अंदर बताओ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। ठीक है, तो इस चीज को यहां से समझना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, कि ये जो नेक्स्ट पेज तुम्हें आ रहा है कि कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू CO एंड Zn इज रिड्यूस टू Zn। ठीक है, सो इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि ऐसे सब्सटेंसेस जिन्होंने ऑक्सीजन लूज किया है, ऑक्सीजन गेन किया है और हाइड्रोजन लूज किया है रिएक्शन के अंदर, वो क्या हो रहे हैं? ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। ठीक है, और जिनकी वजह से ऐसा हो रहा है वो कौन कहलाएंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएंगे। और जिसकी वजह से रिडक्शन हो रहा है रिएक्टेंट के अंदर देख लेना, वो क्या कहलाएंगे? रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक जहां से क्वेश्चन बनने के 100% चांसेस हैं, वो है रेंसिलिटी और कोरोजन। एक बात मैं तुम्हें बता देता हूं कि अगर तुम्हें आयरन पे रस्ट मिलेगा, आयरन में कोरोजन होगा, तो वो क्या होगा? ब्राउन कलर का होगा। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पे ही कॉपर के अंदर अगर कोरोजन होता है, तो वो कैसा मिलेगा? हमें ग्रीन कलर का कोट मिलेगा। और अगर वही सिल्वर का कोरोजन होता है, तो वो कैसा मिलेगा? ब्लैक कलर का कोट मिलेगा हमको। ठीक है, और रेंसिडिटी के अंदर इस बात को ध्यान रखना। अच्छा, कोरोजन के अंदर एक चीज जो मैं मिस कर गया, वो ये था कि कोरोजन के अंदर तुम्हें जो कोरोजन की वजह से डैमेज होता है या कोरोजन की वजह से जो इफेक्ट्स होते हैं, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, जैसे ये वाला जो पैराग्राफ है, इसको तुम ध्यान से पढ़ लेना। और यहाँ पे रेफरेंस भी दिया हुआ है कि चैप्टर नंबर 3 में और पढ़ेंगे, और मैं भी यही चाहूंगा कि चैप्टर नंबर 3 के अंदर कोरोजन को हम अच्छे से करें, क्योंकि वहां पे प्रिवेंशन मेथड्स को बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है और वहां पे जो हार्मफुल इफेक्ट्स है कोरोजन के, वो भी बहुत अच्छे से डिस्कस किए गए, तो हम वहां पे पढ़ेंगे कोरोजन को। लेकिन यहाँ जो है सबसे इंपॉर्टेंट है रेंसिडिटी। एक तो रेंसिडिटी से क्या इफेक्ट होते हैं, ठीक है, रेंसिडिटी से क्या इफेक्ट्स होते हैं, ये तुम्हें पता होने चाहिए। और हम इसको रेंसिडिटी को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, कि हमें क्या प्रिवेंशन यूज करने चाहिए, इस पे हम बात करेंगे। अगर तुम्हें ये दोनों पॉइंट पता है रेंसिडिटी के बारे में, तो इसका मतलब रेंसिडिटी के ऊपर तुमसे एक मार्क्स भी नहीं छूटने वाला। और मैं कह रहा हूँ कि 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन तो इस चैप्टर के अंदर से रेंसिडिटी से डेफिनेटली बैठना ही बैठना है। ठीक है, एंड फॉर सेफर साइड हम जो है एनसीईआरटी के पीछे के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको करके जाएंगे। इस तरह से तुम्हारा चैप्टर नंबर 1 जो है कंप्लीट हो जाएगा। और चैप्टर नंबर 2 का भी मैं जल्दी से ही वीडियो बना के डालता हूँ। ठीक है।